नमस्ते दोस्तों। आज आप सभी के बीच एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हूँ। दरअसल फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का लगभग आधा से अधिक समय बीत चुका है। सभी बीएलओ बड़े पैमाने पर फॉर्म एकत्र किए हुए हैं, लेकिन हम सभी के बीच फॉर्म के डिजिटाइजेशन को लेकर चिंता बनी हुई है कि किस तरीके से फॉर्म का स्वसमय डिजिटाइजेशन किया जा सके। दरअसल विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम एक टाइम बाउंड कार्यक्रम है, जिसमें 8 दिसंबर तक हम लोगों को दावा आपत्ति प्राप्त करने हैं और 26 दिसंबर तक दावा आपत्ति का निष्पादन करना है। इस टाइम बाउंड फ्रेम के तहत सभी प्राप्त प्रपत्रों का स्वसमय डिजिटाइजेशन भी करना है और उसके चेकलिस्ट की जांच भी करनी है और उसका स्वसमय निष्पादन भी करना है। किंतु इन सब के बीच सबसे बड़ी समस्या उस प्लेटफॉर्म को लेकर है जिसके माध्यम से फॉर्म को डिजिटाइज किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में बीएलओ को गरुड़ा ऐप उपलब्ध कराया गया था। यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया एक ऑफिशियल ऐप था, लेकिन विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ होते ही गरुड़ा ऐप में बिहार का ऑप्शन ही आना बंद हो गया। दरअसल बीएलओ के द्वारा लगातार यह सूचना दी जा रही थी कि बीएलओ ऐप गरुड़ा ऐप में लॉगिन करने के क्रम में जब स्टेट सेलेक्ट करने की का ऑप्शन आता है तो उसमें बिहार का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। इस संबंध में आप सभी को मैं सूचित करना चाहूँगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड, बिहार, गोवा और असम इन 4 राज्यों के लिए एक अलग ऐप तैयार किया जा रहा था। इन सभी राज्यों के बीएलओ जो पहले गरुड़ा ऐप से काम कर रहे थे, उन्हें यह ऐप उपलब्ध कराया गया है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इस ऐप का नाम है बीएलओ ऐप। भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से इन 4 राज्यों के बीएलओ के कार्य करने के लिए यह बीएलओ ऐप अब ऑफिशियल ऐप होगा। अब सभी आपको यह लग रहा होगा कि जब पूर्व में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ा ऐप उपलब्ध कराया गया था, हम सभी गरुड़ा ऐप के कार्य से परिचित थे, उसके बाद इस तरीके से अचानक परिवर्तन क्यों? निश्चित रूप से यह सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह बदलते हुए तकनीकों का दौर है और हर विभाग बदलते हुए तकनीक और डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के संबंध में पारदर्शिता बरतना चाहता है, निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। साथ ही साथ इसके डिजिटलाइजेशन के संबंध में भी लगातार कदम उठा रहा है कि जैसा कि आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि बीएलओ को भी लगातार डिजिटल प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के तहत बीएलओ को पहले गरुड़ा ऐप उपलब्ध कराया गया और अब कुछ परिवर्तन के साथ बीएलओ ऐप दिया गया है। अब हमें इस समस्या में जाकर कि ये ऐप क्यों दिया गया, तो ऐसा क्यों किया गया, इसके बदले अब हमें यह देखना है कि इस ऐप के माध्यम से हमें किस तरीके से कार्य करना है। इस परिवर्तन के संबंध में एक और तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिस तरीके से बीएलओ ऐप 4 राज्यों के बीएलओ को उपलब्ध कराया गया है, ठीक इसी तरीके से इन 4 राज्यों के आमतौर पर निवास करने वाले लोगों के लिए भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु जो आवेदन की प्रक्रिया है, उसके लिए वोटर पोर्टल का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। यदि इन 4 राज्यों के आम निवासी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एनवीएसपी पर जाते हैं, तो एनवीएसपी पर जाने के उपरांत वहाँ एक नोटिस उन्हें दिखाई पड़ता है जिसमें यह लिखा होता है कि यदि आप इन 4 राज्यों के निवासी हैं तो और आप मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन देना चाहते हैं, तो आप वोटर पोर्टल पर जाएं और वहां पर अपना आवेदन दें। हम सभी भारत निर्वाचन आयोग के प्रति उत्तरदायी हैं और उनके द्वारा दिए हुए जो कार्य हैं उन्हें उस कार्य को ससमय निष्पादित करना है। अतः इस सवाल जवाब में पड़े बिना कि यह क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ, हम लोगों को जो ऐप उपलब्ध कराया गया है उस ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उसकी क्रियाविधि का, वह किस प्रकार से कार्य करता है, उसमें कौन कौन से फंक्शन दिए गए हैं,
इन सभी चीज़ों को जानते हुए हमें अपने कार्य का ससमय निष्पादन करना है। अतः इन गतिविधियों के बारे में समझना ज़्यादा आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए हम बारी बारी से आपको BLO ऐप के फंक्शन, BLO ऐप में BLO के लिए उपलब्ध कराए गए क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे और एक एक कर हम इन चीज़ों को समझते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा BLO ऐप गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया है। आप प्ले स्टोर में जाकर BLO ऐप लिखते हुए इसे सर्च करें। सर्च करने के उपरांत जो BLO ऐप आपको फाउंड होगा वह उसे आप डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपसे वो परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है। आपका जो यूजर आईडी वही मोबाइल नंबर है जिसे आप पूर्व में गरुड़ा ऐप में यूज़ करते आ रहे हैं, अर्थात वह मोबाइल नंबर जो आपका ERONET पर रजिस्टर्ड नंबर था वह आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड एक कॉमन पासवर्ड सभी BLO को उपलब्ध कराया गया है, जो आपके ERO कार्यालय के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ होगा। उस यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के उपरांत आपके मोबाइल पर 6 अंकों का एक OTP प्राप्त होगा। इस OTP को आप या तो सबमिट कर सकते हैं मैनुअली या फिर ऑटो फिल के माध्यम से वो स्वतः ऑटो फिल होगा और आप सबमिट कर दें, आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के उपरांत जिस प्रकार से आपको गरुड़ा में मोबाइल कंपैटिबिलिटी, कैमरा इत्यादि के संबंध में जानकारी आती थी, ठीक उसी तरह का स्क्रीन आपको यहाँ भी दिखलाई पड़ेगा। इससे आगे बढ़ जाना है और आगे बढ़ते हुए सबसे पहला कार्य ये है कि आपको BLO ऐप में जो डैशबोर्ड उपलब्ध है उस डैशबोर्ड का अवलोकन करना है। उस डैशबोर्ड का आपको अवलोकन करना है कि उस डैशबोर्ड में आपके क्रियाकलाप से संबंधित क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहला चीज़ जो सबसे आपको ऊपर में दिखेगा भारत निर्वाचन आयोग का लोगो, उसके नीचे आपका विधानसभा का नाम, फिर आपके इलेक्टर्स के बारे में वहाँ जानकारियाँ दी हो गई, कितना मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने थर्ड जेंडर हैं। फिर आपको नीचे विदिन 7 डेज और एबव 7 डेज से संबंधित फॉर्म की सूची दिखाई पड़ेगी और सबसे नीचे आपको AMF से रिलेटेड जो फैसिलिटियां हैं आपके मतदान केंद्र पर उससे संबंधित ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है चेकलिस्ट का, तीसरा ऑप्शन है डोर टू डोर सर्वे का और चौथा ऑप्शन है फॉर्म्स का। जिस प्रकार से गरुड़ा ऐप के माध्यम से हम लोगों ने पहले मतदान केंद्र का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नोट किया था, फिर मतदान केंद्र में उपलब्ध सभी प्रकार के एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के संबंध में प्रतिवेदन दिया था, ठीक इसी तरीके से डिजिटल माध्यम से इस ऐप के माध्यम से भी हमें यह ऑप्शन दिया गया है कि संबंधित मतदान केंद्र का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, संबंधित मतदान केंद्र का फ़ोटो और संबंधित मतदान केंद्र पर उपलब्ध एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के संबंध में यहाँ से हम प्रतिवेदन ऑनलाइन समर्पित कर सकें। दूसरा ऑप्शन है चेकलिस्ट का। जब हम फॉर्म डिजिटाइज करते हैं तो स्वाभाविक है कि फॉर्म के डिजिटाइजेशन के उपरांत हमें चेकलिस्ट प्राप्त होगा कि जो फॉर्म भरा गया है वह पूरी तरह से सही है अथवा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है। तो संबंधित मतदाताओं से मिलकर उस चेकलिस्ट की जांच करनी होगी कि उनके द्वारा क्या दिया गया फॉर्म में जो विवरणी भरकर दी गई थी क्या उसकी एंट्री सही है अथवा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है। यदि त्रुटि है तो उसे सुधार लेंगे, अन्यथा जो भी स्थिति हो वह ससमय जांच करते हुए सबमिट कर देना है। तीसरा ऑप्शन है डोर टू डोर सर्वे का। डोर टू डोर सर्वे के तहत हमें मतदाता सूची के संबंध में जो गृह संख्या यहाँ नोशनल नंबर है, तो जो गृह संख्या दिखाया गया है उस गृह संख्या में कितने मतदाता हैं उसका वेरिफिकेशन करना है और इसके लिए जब विभाग से इस प्रकार का निर्देश प्राप्त होगा तब कार्य करना है। तो आज हम सिर्फ फॉर्म 6 के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म 6 में फॉर्म 6 के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या रखी गई है
और किस प्रकार से BLO ऐप के माध्यम से इस कार्य को संपादित किया जा सकता है। तो अब वक्त है फॉर्म 6 को भरने की प्रक्रिया को समझने का। आपने बहुत सारे फॉर्म कलेक्ट किए होंगे, लेकिन फॉर्म को डिजिटाइज करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपने जितना भी फॉर्म कलेक्ट किया है उस फॉर्म को एक बार निश्चित रूप से जांच कर लें कि क्या उसके सभी कॉलम आवेदक के द्वारा भरे गए हैं या अथवा खाली छोड़ दिया गया है। यदि खाली छोड़ दिया गया है तो आप निश्चित रूप से उस सभी कॉलम को भरवा लें और उसके पश्चात आप फॉर्म को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। आपने यदि प्रपत्र 6 को गौर से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि प्रपत्र 6 के कई भाग हैं, जैसे एप्लीकेंट का डिटेल, उसके रेसिडेंस का डिटेल, ऑप्शनल डिटेल, उनके रिलेटिव्स का डिटेल और डिक्लेरेशन। यह 5 महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक इसी तरीके से BLO ऐप में भी यह 5 ही पार्ट अलग अलग पेज पर उपलब्ध कराया गया है। तो आप सभी जब BLO ऐप पर डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपको अलग अलग हिस्सों में यह सभी भाग आपके समक्ष प्रदर्शित होंगे और आपको एक एक कर आगे बढ़ने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह है एप्लीकेंट्स का डिटेल। आप प्रपत्र 6 का जो पहला भाग देखते होंगे, वहाँ आवेदक को अपना नाम उपनाम लिखने के लिए कहा जाता है। फिर रिलेटिव नेम का कॉलम आता है, संबंधित आवेदक का फ़ोटो होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार नंबर, ये सारा डिटेल वहाँ पर भरने का ऑप्शन रहता है। ठीक इसी तरीके से आपको पहले पेज पर एप्लीकेंट डिटेल से संबंधित ये सभी कॉलम आपके समक्ष प्रदर्शित होंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक आवेदन से मिलान करते हुए सही तरीके से एक एक कॉलम की एंट्री करनी है। संबंधित एप्लीकेंट्स का फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपके पास 2 तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आप फ़ोटो डायरेक्ट खींच करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर अब यदि आपकी फ़ोन की गैलरी में वह फ़ोटो सेव है तो आप डायरेक्ट गैलरी से जाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। उसके आगे आपको डेट ऑफ बर्थ अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट होगा जिसके संबंध में संबंधित आवेदक द्वारा एप्लीकेंट में चिन्हित किया गया है। जिस डॉक्यूमेंट को चिन्हित किया गया है उसी डॉक्यूमेंट को आपके द्वारा अपलोड भी किया जाना है। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना है कि जो संबंधित दस्तावेज अपलोड किया जा रहा है वह एप्लीकेंट के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। प्रपत्र 6 का दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वह है एप्लीकेंट के रेसिडेंस से संबंधित डिटेल। इस दूसरे भाग को बहुत ही सावधानी से भरे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान समय में प्रत्येक मतदाताओं का वोटर आई कार्ड उसके दिए गए एड्रेस पर बाय पोस्ट भेजा जा रहा है। इस तरह यदि डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में एड्रेस से संबंधित कोई कॉलम छूट जा रहा है या किसी प्रकार की त्रुटि हो जा रही है तो ऐसी स्थिति में मतदाता सूची में उनका नाम तो जुड़ जाएगा, लेकिन उस मतदाता को उनका वोटर आई कार्ड शायद नहीं मिल पाए या किसी भी प्रकार की उन्हें असुविधा हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना है। तो यदि संबंधित आवेदक द्वारा दिए गए एड्रेस के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है या सही तरीके से नहीं भरा हुआ है तो उसे आप चेक कर लें और अपने डिजिटाइजेशन के दौरान उस आवेदक से मिलकर उस कॉलम को निश्चित रूप से भरवा लें। तीसरा जो भाग है वह है वैकल्पिक भाग, ऑप्शनल। इसमें संबंधित आवेदक के द्वारा अपने दिव्यांगता के प्रकार से संबंधित कॉलम दिया गया है और साथ ही साथ दिव्यांगता का प्रतिशत दर्शाया गया है। यदि कोई दिव्यांग एप्लीकेंट आपको अपने द्वारा समर्पित आवेदन में यह
चिन्हित करता है कि उनकी दिव्यांगता का प्रकार ये है और उसका प्रतिशत इतना है और उसके संबंध में उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट संलग्न किया जाता है, तो निश्चित रूप से आप इस भाग को चिन्हांकित करें, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। प्रपत्र 6 का जो चौथा और महत्वपूर्ण भाग है वह है एप्लीकेंट्स के रिलेटिव से संबंधित डिटेल। यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब आप एप्लीकेंट के रिलेटिव से संबंधित कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा जिसमें रिलेटिव्स के संबंध में कई प्रकार के, जैसे मदर, फादर, वाइफ और अदर तक का भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। तो संबंधित एप्लीकेंट्स के द्वारा उसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है यह निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए और उस ऑप्शन के आधार पर ही संबंधित मतदाता का वह कॉलम डिजिटाइज किया जाना चाहिए। प्रपत्र 6 का जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह है डिक्लेरेशन, और इसका तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम पंजीकरण के लिए जो आवेदन दिया गया है उनके द्वारा सही सूचनाएं दी गई है और उन्होंने कोई झूठा और भ्रामक तथ्य अपने आवेदन में अंकित नहीं किया है। यह डिक्लेरेशन इस बात का द्योतक है। जब आप इन सभी प्रक्रियाओं से गुजर जाते हैं तो अब आपके सामने प्रपत्र 6 में डिजिटाइज किए गए सभी डिटेल का एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। अब आप संबंधित आवेदक के द्वारा किए गए एंट्री और आपके द्वारा डिजिटाइज किए गए एंट्री, इन सभी को आप एक एक कर मिलान कर लें कि आवेदक के द्वारा भरा गया डिटेल और आपके द्वारा की गई एंट्री में किसी प्रकार की भिन्नता तो नहीं है। यदि किसी प्रकार की भिन्नता दृष्टिगोचर होती है तो तत्काल आप उसे शुद्ध कर लें, और शुद्ध करने के बाद जैसे ही आप सेव करते हैं आपको BLO ऐप एक रजिस्ट्रेशन ID, रेफरेंस ID जनरेट करते हुए उपलब्ध कराता है। इस रेफरेंस ID को आप संबंधित एप्लीकेंट से भी शेयर कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर यदि वो अपने फॉर्म का स्टेटस जानना चाहे तो वह अपने फॉर्म के स्टेटस को जान सकते हैं और उनका फॉर्म स्वीकृत हुआ है अथवा नहीं यह पता कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म 6 डिजिटाइज करते हैं और आपके समक्ष एक रेफरेंस ID जनरेट होता है, वैसे ही आपके ऐप पर जो आपके डैशबोर्ड पर चेकलिस्ट प्रदर्शित हो रहा है वहाँ पर उसका ऑटो मोड में चेकलिस्ट जनरेट हो जाता है, उसका ऑटोमेटिक चेकलिस्ट जनरेट हो जाता है और यह सिर्फ फॉर्म 6 की स्थिति में हो रहा है। आपको ध्यान देना चाहिए कि यदि फॉर्म 6 आपके द्वारा डिजिटाइज किया गया तो उसका चेकलिस्ट तुरंत ही जनरेट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपने जो फॉर्म भरा है आप संबंधित आवेदक से मिलकर उस चेकलिस्ट की जांच कर लें और जांच करते हुए अपना रिपोर्ट सबमिट कर दें। इसका तात्पर्य यह भी है कि आपके द्वारा जो फॉर्म भरा गया है और आपने चेकलिस्ट जांच करते हुए अपने रिमार्क्स के साथ उसे सबमिट कर दिया है, तो उस संबंधित आवेदन का फील्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और आगे AERO और ERO के स्तर से उस आवेदन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, आपको कई तकनीकी समस्याएं भी आ सकती है, तो उस समस्याओं से बचने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जहां तक संभव हो आप या तो रात्रि के समय अथवा सुबह के समय फॉर्म को डिजिटाइज करने का प्रयास करें, क्योंकि दिन में ऐप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सर्वर पर अत्यधिक लोड रहने के कारण में भी ऐसा हो सकता है कि आपको फॉर्म डिजिटाइज करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन यह बहुत ही सरल ऐप है और मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक हम लोगों को कार्य करने में जितना भी विलम्ब हुआ है, जो भी समस्याएं आई हैं, वह समय रहते हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और फॉर्म आसानी से डिजिटाइज कर सकेंगे। फॉर्म 7 के संबंध में आपको 3 महत्वपूर्ण तथ्य
पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये है कि फॉर्म 7 में डिलीशन के लिए आपके पास 3 तरह के व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं। पहला वह जो स्वयं अपना नाम मतदाता सूची से विलोपित करना चाहता हो। यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपना नाम मतदाता सूची से विलोपित करना चाहता हो तो वह फॉर्म 7 भरकर आपके समक्ष आवेदन दे सकता है। दूसरा प्रकार वह है या दूसरी परिस्थिति वह है जिसमें एक व्यक्ति अर्थात एक मतदाता किसी वैसे दूसरे मतदाता के संबंध में आक्षेप करता है जिसके संबंध में उन्हें यह प्रतीत होता हो कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए, वह चाहे मृत्यु के कारण हो अथवा उस व्यक्ति के शिफ्ट कर जाने के कारण हो। और आक्षेप का तीसरा आधार वह है जिसमें कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकरण करने के लिए आवेदन दिया हो और किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि वह सामान्य तौर पर वहाँ का निवासी नहीं है। तो यह 3 आधार महत्वपूर्ण है और इसी 3 आधार पर मतदाता सूची में प्रपत्र 7 के माध्यम से आक्षेप दाखिल किए जाते हैं। तो यदि कोई आक्षेप प्रपत्र 7 के माध्यम से आपके समक्ष प्राप्त होता है तो BLO ऐप के माध्यम से डिजिटाइज करते समय आपको इन तथ्यों को संज्ञान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया एपिक नंबर कौन सा है और जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है उसका एपिक नंबर क्या है, उसकी डिटेल को भी प्रपत्र 7 जो कि ऑफलाइन माध्यम में आपको उपलब्ध कराया गया है उससे मिलान कर आप चेक कर लें और सुनिश्चित हो लें कि जो फॉर्म आपके द्वारा डिजिटाइज किया गया है उसका डिटेल और फॉर्म का डिटेल दोनों मैच कर रहा हो। अब बारी है फॉर्म 8 का। फॉर्म 8 के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फॉर्म 8 को अब न सिर्फ संशोधन बल्कि मतदाताओं के स्थानांतरण अर्थात एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में स्थानांतरण और एक विधानसभा के किसी मतदान केंद्र से दूसरे विधानसभा के किसी मतदान केंद्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया भी सुनिश्चित कर दी गई है। यदि कोई मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लेता है, पंजीकरण करा लेता है और उन्हें एपी कार्ड किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो पाता है या पूर्व में उन्हें वोटर आई कार्ड मिल चुका है लेकिन या तो वो कट फट गया है, नष्ट हो गया है अथवा गुम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में नया वोटर आई कार्ड प्राप्त करने और वोटर आई कार्ड का प्रतिस्थापन करने के उद्देश्य से भी प्रपत्र 8 में आवेदन आपके समक्ष समर्पित किया जा सकता है। पुनः यदि कोई मतदाता अपनी दिव्यांगता से संबंधित प्रकार और प्रतिशत मतदाता सूची डेटाबेस में दर्ज कराना चाहता हो तो उस परिस्थिति में भी संबंधित मतदाता द्वारा प्रपत्र 8 में आवेदन जमा किया जा सकता है। तो प्रपत्र 8 भरने से पूर्व आपको इन तथ्यों से निश्चित रूप से अवगत हो लेना चाहिए और प्रपत्र 8 भरने के समय आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आवेदक द्वारा किस विशिष्ट कॉलम को, भाग को, पार्ट को चिन्हित किया गया है, अर्थात वह संशोधन कराना चाह रहा है अथवा वह उनका आवेदन स्थानांतरण से संबंधित है अथवा वह नया वोटर आई कार्ड प्राप्त करना चाहता है। तो जो भी आवेदक का जो विशिष्ट आवेदन का भाग है, आप प्रपत्र 8 भरते समय यह ध्यान रखेंगे कि आवेदन के उसी भाग को भरा जाए, न कि सभी भाग को भर देना है। विशिष्ट रूप से आपको यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए। एक तरफ प्रपत्र 6 भरने के उपरांत तुरंत ही चेकलिस्ट जनरेट हो जाता है, लेकिन प्रपत्र 7 और 8 भरने के दौरान आपको तुरंत ही उसका चेकलिस्ट जनरेट नहीं होगा जब तक कि ईआरओ कार्यालय से चेकलिस्ट असाइन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यह थी BLO ऐप से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद।